नमस्कार। अभिनय साधना, ये 8वां एपिसोड। 5 एपिसोड तक हमने एक्टिंग के बारे में बात करी थी, हमने उसके बैकग्राउंड की बात करी थी, और पिछले 2 एपिसोड में हमने, आखिर के जो 2 एपिसोड थे उसमें हमने ऑडियो की बात करी है, आपके वोकल की बात करी है। उसमें भी पहले एपिसोड में हमने समझा था कि ऑडियंस के पास जो साउंड जा रहा है उसमें केवल आपकी आवाज़ नहीं जा रही, उस और भी चीज़ें हैं जो जा रही हैं, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड्स जा रही हैं। दूसरे में हमने अपने बॉडी को समझा था कि बॉडी हमारी साउंड प्रोड्यूस कैसे करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो डिटेलिंग समझ में आई होगी कि किस तरह से हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये आपका एक शुरुआती परिचय है इन चीज़ों से। जो आमतौर पर चीज़ें बताई जाती हैं वोकल को लेकर के, उससे थोड़ा सा अलग हट करके और थोड़ा और डिटेल में काम करने की बात इस श्रृंखला की विशेषता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे उच्चारण के लिए जो हम अपने मुंह को इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी ज़बान को इस्तेमाल करते हैं और अपने होठों को इस्तेमाल करते हैं, अपनी नाक को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये आप आम तौर पर इस चीज़ को समझेंगे खुद से भी अंदाज़ा करके कि बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारी स्पेशली जो अंग की मात्रा होती है वो नाक से निकलती है, उसमें नाक का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और कई बार हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि बहुत सारे कलाकार में थोड़ा सा अगर नेज़ल टोन ज़्यादा हो जाए तो वो ख़राब लगने लगता है, लेकिन हल्का सा रहे तो उसका एक अलग खूबसूरती नज़र आती है। कोई किसी अक्षर को, किसी शब्द को थोड़ा अलग अंदाज में बोलता है, वो अटपटा लग सकता है शुरू शुरू में, लेकिन वो बाद में उसकी पहचान शायद बन जाती है और वो उसका हिस्सा हो जाता है। लेकिन हम एक अभिनेता के तौर पर इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले एपिसोड में जो मैंने बताया था कि पेट से हवा चलती है, गले से वो आवाज़ बनती है, यहाँ से वो अक्षर बनते हैं या भाषा बनती है। किसी भी भाषा में यहाँ तक का जो काम है वो सारी भाषाओं में एक सा है। उसके बाद जो ध्वनि निकल रही है, जो बोला जा रहा है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू, कोई भी और भाषा, पंजाबी, बंगाली, वो उसका सारा सिस्टम जो है वो यहाँ से है। तो आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अंदरूनी संरचना दांतों की, ज़बान की, आपको उसको कहाँ पर रख करके कौन सा अक्षर बोला जाता है आदर्श स्थिति में, और उसकी संभावनाएं क्या हैं। जैसे आप खाली स बोले, अब स में आप अपनी ज़बान की जो स्थिति है उसको नोट डाउन करें अपने दिमाग में कि मैं अगर यहाँ पर जीभ रख करके स बोल रहा हूँ तो ऐसा स सुनाई दे रहा है। अगर इसी को ज़बान को मैं थोड़ा नीचे को रख लूँ या थोड़ा ऊपर रख लूँ तो स की शक्ल बदल जाती है। ये बात आपको एक समझनी पड़ेगी। अगर आप ओ बोल रहे हैं ओ, और मैं होठों को अगर आकार ना दूं, ओ ओ ओ ओ, ये जो इनका मूवमेंट है, या मैं आ आ, और अगर मैं इसको बड़ा मुंह करके बोलूं आ, अब ये साउंड उस छोटे मुंह से निकाल पाएंगे क्या? ये पूरा आपको समझना पड़ता है। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इसी जगह से एक्सप्रेशन भी आएंगे एज एन एक्टर आपके। यानी इतना हिस्सा तो सुना रहा है। आप देखिए कुदरत का करिश्मा, देखिए इसको कि ये हिस्सा उसके कान से कनेक्ट होगा ऑडियंस के, और ये हिस्सा उसकी आंख से कनेक्ट होगा, और ये सब इस छोटे से फ्रेम में कैद है। बाकी शरीर अपनी जगह है, लेकिन जो ऑडियंस का सबसे पहले आप किसी को देखते हैं तो उसकी आंखों में देखते हैं, और उसके ठीक नीचे ही बोलने वाली चीज है जो आपको कानों से उसको सुना रही है।
तो इसीलिए एज एन एक्टर आपका होठ और बाकी चेहरा, यही है आपकी पूंजी, यही है आपका वो एपरेटस जिससे आप ऑडियंस को या सामने वाले को प्रभावित करेंगे। इसका एक एक तंतु, इसकी एक एक शिकन जिसको कहते हैं, और फिल्मों में तो आपने स्पेशली सुना होगा कि कैमरे से कुछ नहीं छिपता, और वैसे ही ऑडियो में आपने जाना होगा कि माइक से कुछ नहीं छिपता। सही गलत, हम अक्सर जब रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो एक इंसान सिर्फ उन शब्दों का सही उच्चारण सुनने के लिए बैठा होता है, उसको भाव भाव से कोई मतलब नहीं होता। वो शब्द जो लिखा है स्क्रिप्ट में वो उसने बोला कि नहीं बोला, क्योंकि कई बार एक छोटी सी अंक की मात्रा भी कहीं पे छूट जाए किसी अभिनेता के लिए तो वो हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। तो इसलिए हमेशा एक एक्टर, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ इंसान उस बात को ध्यान में रखता है। तो इसलिए इस चीज़ पर मैं खास जोर देना चाहता हूँ कि वो इमोशंस, वो एक्सप्रेशंस अपनी जगह हैं, पर जो भाषा, जो डायलॉग की शुद्धता है, जो डायलॉग लिखा गया है, उसका अपना महत्व है। इसीलिए हम सबसे पहले एक्टर्स को कहते हैं कि अपनी लाइंस को याद कर लो। तो जब वो लाइंस उनको याद हो जाएंगी, उसके बाद आप उस पर कुछ भी कॉमा, फुल स्टॉप, स्ट्रेस सब कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ये पूरा एपरेटस या आपका पूरा तंत्र एकदम दुरुस्त होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं, आप यहाँ से इसकी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। ज़बान की अपने एक्सरसाइजेज हैं, उसके साथ में आप कर सकते हैं। बहुत सारा इस तरह का आपको मटेरियल सोशल मीडिया में मिल जाएगा, आप खोजिएगा ज़रूर कि इस एक्सरसाइज को कैसे इसको एक्टिवेट करना है। नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, हम एक झलक के तौर पर मैं बता देता हूँ कि जितने भी हमारे, मैंने कल भी कहा था पिछले एपिसोड में कि जो हमारी जो हिंदी वर्णमाला के जो स्वर हैं आ, ओ, और इसमें जो शक्ल बनती है, जो इसका उच्चारण होता है आ, ओ, उ, ए, आई, ई, ये सब आपको वही एक्सरसाइज है। तो वो एक आओ ई, एक इस तरह से एक पूरी एक्सरसाइज इसकी होती है। जॉ लाइन का आपका अपना एक काम होता है, गर्दन का अपना एक काम होता है, सांस का आपका अपना एक काम होता है, उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। मैं इसको ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए नहीं देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आप जानते हैं और इसको आप कर सकते हैं, करते हैं। मेरा इससे आगे का एक टारगेट है जिसको मैं कवर करना चाहता हूँ। ये तो आप करेंगे, आपको अक्षरों का उच्चारण, जैसे विशेष रूप से हिंदी के स, श, श, और जब हम उर्दू जो हिंदुस्तानी भाषा के जो शब्द हैं, जैसे ज है, अगर हम क से शुरू करें तो क है, क भी है उसके साथ में, ख है तो ख भी है उसके साथ में, ग है तो ग भी है उसके साथ में। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो ज आता है और ज आता है। तो ये जो शब्द हैं जिसमें नुक्ता लगता है, उसका भी सही उच्चारण, पहली चीज है कि वो सही उच्चारण आपको करना आना चाहिए। फिर वो अक्षर का सही उच्चारण हो गया तो उससे बनने वाले शब्द, जिंदगी, जज्बात, जज्बात, तो ये जो एक जगह बिना नुक्ते का है, एक जगह नुक्ते का है, ऐसे ही तकदीर, जितने भी ऐसे शब्द हैं उनको आपको उच्चारण करना पड़ेगा और उसको समझते हुए करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। ये आप कर लेंगे, ये आप कर सकते हैं। आपको इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि ये मतलब बोलने चालने वाले जितने भी होते हैं, चाहे एक्टर्स हों चाहे अनाउंसर्स हों, वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि ये उच्चारण सही हो। स, श, श, ये उच्चारण सही हो। इसी तरह से बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे। अब जिस बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो ये है कि इस सब को आप जानते बूझते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं एक कोई हिंदी का वाक्यांश अगर बोल रहा हूं भारत के लिहाज से, एज एन एक्टर, आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ये भाषा हिंदी है, ये हिंदी का वाक्य है, लेकिन ये व्यक्ति जो
कश्मीर में रहता है वो इसी सेंटेंस को अलग तरह से उच्चारण इसका करता है। फिर वो जम्मू आता है, तो जम्मू का जो व्यक्ति है उसको अलग तरह से इसका उच्चारण करता है। तो अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे उसी सेंटेंस को लेकर के, तो आप पाएंगे कम से कम इसके 1000-2000 वेरिएशन होंगे। इसी तरह आप गुजरात से लेकर के आसाम तक हिंदी के उसी वाक्यांश को लेकर जाएंगे, हर उसका एक यहां भी 2000 वेरिएशन तो यहां भी मिल जाएंगे आपको। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि एक होता है सही उच्चारण, लेकिन वो सही उच्चारण आप कहीं, मैं हर बार इस बात को कहता हूं कि ऐसा कोई हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश बता दीजिए जहां पर हिंदी शुद्ध रूप से बोली जाती हो वार्तालाप में, है ना। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां आप कहेंगे कि यहाँ की हिंदी हिंदी है, असल हिंदी यहाँ की ये है। ऐसा कोई हिंदुस्तान में मिलेगा नहीं। वो एक तो वो हिंदी कहाँ बोली जाती है? वो किताब में बोली जाती है। वो कहाँ बोली जाती है? वो पढ़ा लिखा वर्ग बोलता है। तो एक तो क्षेत्र का आयाम इसमें जुड़ गया, दूसरा उसका पढ़ा लिखा होना, और पढ़े लिखे में भी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा होगा वो इस हिंदी के वाक्यांश को कैसे बोलेगा, हिंदी मीडियम का होगा तो वो कैसे बोलेगा। इसी के साथ आप जोड़ दीजिए उसकी आर्थिक परिस्थिति। फिर मैं इसमें उदाहरण अल्मोड़ा का देना चाहता हूं क्योंकि हम लोग यहीं पले बड़े हैं, यहीं पे काम करते हैं। तो अल्मोड़ा में ही, अल्मोड़ा एक 7 किलोमीटर का एक एरिया है, यहां पर ही आप देखेंगे कि जो कुमाऊनी बोली जाती है वो 7 प्रकार की है, और वो 7 प्रकार की कुमाऊनी में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन सुनने वाले को समझ में आ जाता है अच्छा ये उस जगह का है, उस मोहल्ले का है, उस एरिया में ये बोली जाती है। आप खाली कुमाऊनी एक बोली है जिसको भाषा का भी दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है, वो आप इस उत्तराखंड में आते आते आप चलते चले जाइए, आप पिथौरागढ़ तक चले जाइए, आपको इसमें अनेक अंतर दिखाई देंगे। उसी कुमाऊनी को बागेश्वर के व्यक्ति, मैं मोटा मोटा इसका डिस्क्राइब कर रहा हूं, बागेश्वर में भी बहुत सारा एरिया होगा जहां पर उसका अंतर आपको समझ में आ जाएगा, और वो सुनने से समझ में आता है। तो जब एज एन एक्टर आप किसी संवाद को कोई आकार दे रहे होंगे, तो इस, मैंने कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 2000 वेरिएशन, गुजरात से लेकर के आसाम तक 2000 वेरिएशन, तो इतने वेरिएशंस में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किसी एक पॉइंट पे आकर के कि मेरा ये किरदार इस बेल्ट का है, लेकिन इस बेल्ट का होने के बावजूद वो पूरे हिंदुस्तान का है और पूरे अभिनय जगत का है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी कि उसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल उसी गांव के लोगों को समझ में आए वो बात तो पूरे अभिनय के माध्यम से पूरे संसार को समझ में आनी चाहिए। तो आपको अपने दिमाग को इतना विस्तार देना है समझ के स्तर पर। मैं ये बिल्कुल नहीं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 2000 वेरिएशन और 2000 वेरिएशन, 4000, 5000, 10,000 वेरिएशंस में किसी वाक्य को बोलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कम से कम आपको ये एहसास इस बात का होना चाहिए कि इसकी इतने वेरिएशंस हो सकते हैं। आप भले ही 20 वेरिएशंस रखिए कि मैं यहां से जा रहा था और अचानक तुम मुझे मिल गए, तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। इस वाक्य को आप शुरू कीजिए कहीं से भी कि अगर थोड़ा कश्मीरी इसमें टच होगा तो कैसे होगा। सोचने के स्तर से, करने के स्तर से आपकी क्षमता, आपकी क्षेत्र विशेष से आपका लगाव, वो आपकी भाषा को स्थापित करेगा। लेकिन आप इस बात को जरूर समझिए कि इस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है। तो जब आप अपने आप को इस स्तर से सोचना भी शुरू करेंगे ना, तो आपकी एक अप्रोच किसी चीज को लेकर के बदल जाएगी। आपको जैसे ही कोई स्क्रिप्ट दी जाएगी ऑडिशन के लिए या पढ़ने के लिए, आप सबसे पहले ये जितनी चीजें मैंने बताई हैं, केवल संवाद के स्तर पर भी अगर मैं बात करूं, तो आप खोजेंगे उस स्क्रिप्ट में
कि मुझे कहीं क्लू मिल जाए कि ये व्यक्ति जो जिसका मुझे रोल दिया जा रहा है ये पहाड़ का है, और अगर ये दिल्ली के आसपास के पहाड़ का है तो मैं इसे हिमाचल से भी उतार कर दिल्ली में ला सकता हूँ, मैं गढ़वाल से भी उतार करके दिल्ली में ला सकता हूँ, और कुमाऊं से भी उतार कर दिल्ली में ला सकता हूँ, नेपाल से भी लेकर के आ सकता हूँ। तो आपको वो बस क्लू मिलना चाहिए, वो खोजेंगे आपकी आंखें अपने आप कि मैं ये अगर इसको ये पहाड़ का है तो इसको कहाँ से मैं उठा करके कहाँ का बनाऊं इसको मैं, कि वो स्क्रिप्ट में लगे कि हाँ ये यहीं का था। तो इस तरह से आप जब चीजों को समझे हुए होंगे इस वीडियो के माध्यम से, तब आप उस अप्रोच से आपकी आंखें उस पॉइंट को खोजेंगी कि मैं इसको यहां का बनाता हूं। जैसे अगर दिल्ली में कोई किरदार है और यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ रहा है, तो वो बच्चा रोहतक का भी हो सकता है, जालंधर का भी हो सकता है, अमृतसर का भी हो सकता है, वो राजस्थान का भी हो सकता है। तो दिल्ली तो क्योंकि एक सेंटर है, या किसी यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी ऑल इंडिया में कहीं का भी हो सकता है। तो वो आपको वेरिएशन पैदा करने में मिल जाएगा। आप किसी बस स्टैंड पर हैं, किसी ट्रेन में हैं, या किसी टूरिस्ट स्पॉट पे हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि टूरिस्ट स्पॉट पे लोकल लोग ही हों, उसमें बहुत सारे जगह के लोग हो सकते हैं। अगर कोई नाटक ऐसा है जो किसी टूरिस्ट स्पॉट पे केंद्रित किया गया है, तो वहां पे बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं, भाषाई स्तर पर लोग घूमने आते हैं। तो वो चीज आपकी आंखें खोजेंगी उस स्क्रिप्ट में कि ये कहाँ का है। तो ये चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, और इस तरह से आप संवादों को अनुमानित करेंगे। फिर डायरेक्टर के साथ डिस्कस होगा कि मैं इस किरदार को यहाँ का बनाना चाहता हूँ, वो एग्री होगा, राइटर एग्री होगा, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये ठीक लगेगा, है ना। अब इस मामले में आप जब हिंदी फिल्में देखते हैं, वो आपको नहीं बताती हैं कि ये किरदार कहाँ का है। मुझे अभी वो पहाड़ कहने से मुझे 3 इडियट्स याद आ रही है, कि उसमें आपको नहीं समझ आता है कि आमिर खान जो हैं वो हिमाचल के हैं, या लद्दाख के हैं, या दिल्ली के हैं, या कहाँ के हैं। क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जिस अभिनय को डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये बात हमें पता लगनी चाहिए, बोलने के साथ ही पता लगना चाहिए कि ये व्यक्ति वहाँ का है, हो सकता है, और वो डेलिब्रेटली उसमें वो शब्दावलियाँ, वो टोन डाली गई है कि ये व्यक्ति यहाँ का है। अपवाद हर जगह हो सकता है, और डायरेक्टर का भी हो सकता है कि नहीं, मैं इसको नॉर्मल बॉलीवुड स्टाइल में बनाना चाहता हूँ, या ये नाटक खालिस ये मतलब ये उर्दू दिल्ली 6 की है कि मुरादाबाद की है कि अजमेर की है, इससे उसको कोई मतलब नहीं। ये उर्दू एक एलीट वर्ग की उर्दू हो सकती है, ये उसका अपना कॉल होता है, और वो जो चाहेगा वो आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। लेकिन एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये इतना फैलाव कर सकते हैं हम, इसमें संभावना इतनी है। यही मेरा उद्देश्य है इस वीडियो में स्पेशली, कि आप उस वेरिएशंस को समझें तमाम, कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, पूरा एक जो अरुणाचल प्रदेश तक आप चले जाइए, और कोने तक चले जाइए, तो वहाँ की हिंदी, जैसे हम बहुत सारे नाटक करते हैं जिसमें अंग्रेज़ों का एक बोलने का एक स्पेशल टोन रखता है जो हिंदी से डिफ्रेंशिएट कर जाता है, लेकिन अगर हम इंग्लैंड में जा कर के वो अंग्रेज़ पोर्ट्रे करें, तो मुझे लगता है कि वो अंग्रेज़ इंग्लैंड के किस एरिया का है, वहाँ भी तो कुछ वेरिएशन होगा ही होगा। जैसे हिंदुस्तान में है तो वो तो सभी जगह होगा ना। इंग्लैंड के अंदर भी 50 किस्म की, 500 किस्म की, 5000 किस्म की अंग्रेजी बोली जा सकती है। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेरिएशंस आपको मिलेंगे। आय वर्ग का मजदूर आदमी की अंग्रेजी अलग होगी, जैसे हिंदुस्तान में होता है वैसे वहाँ भी होगा, हर भाषा में होगा वो। लेकिन कॉमन को लेकर के आपको उसको एक एरिया का टच देना, वो आपकी अप्रोच की गहराई है। मेरा ये वीडियो उसी बात पर आपको अवेयर करना था कि आप भाषा की शुद्धता या भाषा की एक जो अपना एक व्याकरण है उसको समझ लेंगे, उसका उच्चारण भी कर लेंगे, वो तो आपको अभ्यास करना ही करना है। लेकिन एडिशनली जो मेरा वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि आप इस वेरिएशन को कहीं ध्यान में रखें। तो उस चीज़ के लिए आप
अपने आप को प्रिपेयर करेंगे सोच के स्तर पर कि अच्छा अल्टीमेटली होता क्या है कि हम एक चीज जो मैं शुरू से जिसका अभी तक जिक्र नहीं किया है, ये जितना भी हम काम कर रहे हैं ये किसी मैसेज को दर्शक तक पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं। तो हमें किसी स्थिति में ये मान लेना पड़ता है, और कई बार उसका फायदा भी होता है, कई बार उसका नुकसान भी होता है, कि हम इस किरदार को ये शक्ल देते हैं, इसके बोलने के तरीके के, चलने के तरीके को, जो ऑडियंस को अपील कर जाएगा, ऑडियंस को अच्छा भी लगेगा, एंटरटेन भी करेगा, और हमारी मैसेजिंग भी क्लियर होगी, हमारा अभिनय भी उसके पास पहुंचेगा, इमोशंस भी हमारे पहुंचेंगे, हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो वहां तक पहुंचेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा ये टोन दे देते हैं, ये इसके साथ हम थोड़ा सा इसको जोड़ देते हैं, तो ये नुकसान भी नहीं है, और एक खिलता हुआ एक वेरिएशन भी हमारे कैरेक्टर्स में आ जाएगा। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठाना है, और एक ही कोई भी 2 सेंटेंस लेकर के आप ट्राई कीजिए अपनी आवाज़ में उनको सुनने की, बोलिए और खुद को सुनिए कि अगर ये डायलॉग में या ये शब्द में कश्मीर से शुरू करता हुआ चलूँ, या पंजाब से शुरू करता हुआ चलूँ, या राजस्थान से शुरू करता चलूँ, या गुजरात से शुरू करूँ, या महाराष्ट्र से शुरू करूँ, है ना, तो किस तरह का वो मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे बहुत सारा बड़ा एरिया है जहाँ पर अलग अलग टोन आ जाती है। तो वो आपको एक फिक्स करने के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मंथन करना पड़ेगा दिमागी स्तर पर। तो ये इस वीडियो का उद्देश्य है यहाँ पर तक, और इसके अगले एपिसोड में जो मैं बात करूँगा वो मेरा कुछ स्क्रिप्ट्स को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहूँगा। हिंदी में मुझे जो मेरा पसंदीदा है आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग भी हम उसमें ले सकते हैं, लेकिन जब अंधा युग को हम पढ़ेंगे या उसके संवादों पर बात करेंगे तो वो एक कविता है, लेकिन उसमें बहुत जटिल है कि क्योंकि वो कविता भी नहीं लगनी है और वो संवाद भी लगना है, और उसका कवित्व जो है वो तत्व वो भी मिस नहीं होना चाहिए। आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, उर्दू के लिए आप तुगलक उठा सकते हैं या एडिपस उठा सकते हैं। जे.एन. कौशल जी ने जो यूनानी नाटक का उर्दू भाषा के स्तर पर जो उसका अनुवाद किया है, तो उससे थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये कुछ ऐतिहासिक, मतलब जो हमारे क्या कहना चाहिए कल्ट हैं नाटकों में, उनमें से ये नाटक है जिनसे आपको कम से कम एक भाषा के स्तर पर थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी। मैं उनको लेकर के अगले एपिसोड्स में कुछ बात कर लेंगे, और ये चीज़ जो अभी मैंने इस एपिसोड में बताई है इसको हम उसमें थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लीजेंडरी प्ले है, उसकी देश काल परिस्थिति बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जो आप नॉर्मल लाइफ के नाटक करेंगे, किरदार करेंगे, उसमें भी कुछ आपको उठाने पड़ेंगे। आप उसमें एक बहुत अच्छा नाटक है जिसका हिंदी अनुवाद है कन्यादान, उसमें आपको क्लास वेरिएशन ऑफ सोसाइटी मिलता है, तो वहाँ पर आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि उसमें जो मुझे याद आता है, उसमें जो नायक है, शायद अरुण नाम है उसका, वो दलित वर्ग से है, जो उसकी नायिका है वो शायद विधायक की बेटी है या नेता की बेटी है, वो एक अलग वर्ग है, तो वो बैकग्राउंड क्योंकि अलग है, तो वो भाषाई स्तर पर वो क्या हम उसको वेरिएशन दे सकते हैं। हम कई बार हिंदी में हम जयशंकर प्रसाद जी ने जब खड़ी बोली में बहुत सारे नाटकों का अनुवाद किया है, नाटक लिखे हैं, बहुत उनकी एक पूरी श्रृंखला है जयशंकर प्रसाद जी की, तो उनका हम जब आलोचना पढ़ते हैं तो उसमें यही सबसे पहले लिखा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी के जो नौकर भी हैं, अगर कोई पात्र उसमें निम्न मध्यम वर्ग का या निम्न वर्ग का भी है, तो लेकिन उसकी भाषा जो है वो उच्च वर्ग की भाषा जैसी ही है, ऐसा उनकी समालोचना, उनकी आलोचना में हम लिखते हैं। तो क्योंकि उन्होंने भाषाई स्तर पर नाटक गढ़े हैं, हम वास्तविक स्तर पर उन नाटकों को जब लेकर के आएंगे तो नौकर वैसी भाषा नहीं बोल सकता, या आप उर्दू के जो नाटक पढ़ेंगे
उसमें भी वही आपको आलोचना में आप ये लिख सकते हैं कि उसमें कोई वर्ग नहीं दिखाई देता, मतलब राजा की एक तरह की भाषा हो और प्रजा की 4-5 प्रकार की भाषा हो। प्रजा में भी वर्ग होगा ना, कुछ संपन्न वर्ग के लोग होंगे, कुछ थोड़े गरीब होंगे, कुछ और एकदम गरीब होंगे, कुछ बेचारे बहुत ही गरीब होंगे जिनके लिए बोलना मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये वेरिएशन हमें आमतौर पर नाटकों में वो एक्टिंग के स्तर पर नहीं दिखाई देता। हम कोई उर्दू का नाटक देखते हैं तो वो उर्दू का नाटक वो एक ही भाषा में चलता है, उसमें कहीं वो वेरिएशन, वर्टिकल वेरिएशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अपर क्लास, मिडिल क्लास, आप देखिए सोसाइटी में, आप अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलिए, आप अपने पुलिस वाले से मिलिए, आप अपने एमएलए एमपी से मिलिए, उनकी तीनों की भाषाओं में आपको डिफरेंस नजर आएगा। आप 4-5 डीएम से मिलिए, उनके बोलने में से आपको पता लग जाएगा कि इनकी एजुकेशन कहाँ हुई है। तो ये आप इस चीज को अपने दिमाग में जरूर बिठा के रखिए जब भी आप किसी स्क्रिप्ट को रीड करें। इस वीडियो को हम यहीं पर इसी मोड़ पे ख़त्म करते हैं और इसमें जो हमने डिस्कस किया वो पूरा एक उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एरिया ऑफ द लैंग्वेज, एरिया ऑफ द कैरेक्टर और उसका प्रभाव लैंग्वेज पर, उसकी लैंग्वेज पर, इस पर हमने इस बात को चर्चा की। और जो अंडरलाइन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाषाई स्तर पर जो शब्द और अक्षर हैं जो सामान्य तौर पर अशुद्ध बोले जाते हैं, उनको आप अपने से खोज करके रियाज करेंगे, नुक्तों का आप ध्यान रखेंगे, स श श का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद की बात इस वीडियो में करी है वो मैंने मान लिया है कि वो आप खुद से कर लेंगे। ये जो एडिशनल था ये मेरी इस वीडियो की पहचान थी। और इसके बाद जब हम आपसे दोबारा बात करेंगे इस विषय पर, तो मैं कुछ नाटकों के साथ आपके साथ उन नाटकों को पढ़ूंगा और आपको एक कोशिश करूंगा ये समझाने की कि इसमें एक्सप्रेशन के स्तर पर किस तरह से उसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है, उनमें ब्रेक्स कहाँ कहाँ लगाई जा सकती हैं उसके उनके सेंटेंस में, जिससे उनकी मीनिंग भी क्लियर हो। और फिर आवाज़ के उतार चढ़ाव पर बात करेंगे और फिर उसकी अलग अलग वेरिएशन से आपको क्या फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं आपके मन में, वो आपको प्रश्न रहेगा उसमें। तो ये एपिसोड यहीं तक। इस एपिसोड को देखने के लिए और समझने के लिए, और एक क्योंकि ये अलग आयाम लिए हुए है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप अपने विचार भी और इस वीडियो के विषय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।